सो टेल मी द नेम ऑफ दिस एलिमेंट, इसका नेम कोई बताएगा? इसका नेम होता है OGANESSON, ऑर्गेनेशन। ओके, इस एलिमेंट के नेम। नाउ हु कैन टेल मी, ये आपकी सारी आपकी नॉन मेटल है मोस्टली जो आपके यूज होने वाले, इसमें से आपका सॉलिड कौन कौन सी नॉन मेटल होती है? सॉलिड नॉन मेटल, कैन यू फाइंड इट आउट? कार्बन आपका सॉलिड होता है, फास्फोरस सॉलिड है, आयोडीन। सल्फर सॉलिड है, सेलेनियम सॉलिड है, एंड आयोडीन आपका ऑल्सो सॉलिड है। समझ में आया? ना बेसिकली अगर मैं सेमी मेटल्स की बात करूं, सेमी मेटल्स आप मेटलॉइड को बोलते हो। ओके, तो जो आपका बोरॉन होता है, बोरॉन स्लाइटली कुछ प्रॉपर्टीज आपकी सेमी मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करता है, मीन्स मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज शो करता है, बट मोस्टली प्रॉपर्टीज आप उसको उसकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, तो अगर आप इसको नॉन मेटल में रखोगे तो गलत नहीं होगा, बट कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं 100% को डिवाइड करूं तो लेट्स से 10 to 20% ही ये शो करेगा, और 10% ही शो करेगा ये नॉन मेटलॉइड जैसी प्रॉपर्टीज या मेटल जैसी प्रॉपर्टीज। दैट इज वाई इसको हम लोग अगर कभी कंसीडर करते हैं तो इसको नॉन मेटल लिखते हैं, बट ये सेमी मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। ओके, तो किसी किसी बुक में इसको सेमी मेटल लिखा होगा, मेटलॉइड लिखा होगा, बट मोस्टली आपको फाइनल जो एनसीईआरटी में लिखा रहता है उसको लेके चलना है। ओके, तो यहाँ पर सेमी मेटल्स की कैटेगरी में कौन कौन सा आएगा? सेमी मेटल्स, टेल मी। बोरॉन तो कार्बन, आपका है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, एल्यूमिनियम। एंटीमनी का फॉर्मूला, एलिमेंट सिंबल क्या होता है? एसबी, वेरी गुड, SV, देन PE, AT and PO. These are the element that shows the semi metal properties. Okay, now अगर मैं बात करूं सेमी मेटल्स हो गया, मेटल्स कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। गैलियम, इंडियम, हेलियम, SN, PV, लेड, PI, टिन, टिन, हाँ टिन हो गया, SN। उसके बाद फिर होता है इस एलिमेंट का नेम, आई थिंक NH भी आता है इसमें, एंड NH के बाद आई थिंक F, L भी इसमें आता है, MC, LV, TS। यहाँ से लेकर के यहाँ के नाम में भूल गया हूँ, तो आप इसको पीरियडिक टेबल से देख लेना। ओके, चलेगा ना? इसका नाम मुझे भी आइडिया नहीं है ये। ओके, बिकॉज ज्यादा यूज होने नहीं वाला। ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए, बाकी ये एलिमेंट की जरूरत नहीं है, बट मेटल का पार्ट होता है, इतना याद रखना। क्लियर है? तो अभी हमको डिस्कस करना है ग्रुप 13 एलिमेंट। ओके, जिसको हम लोग बोरोन फैमिली बोलते हैं। क्या स्टडी करना है? ग्रुप 13 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप 13 में? बोरोन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, हीलियम, इंडियम, थैलियम। नाउ अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो आप बना सकते हो, ऑल ऑफ यू, सब लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकते हो ना?
यस सर। ओके। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल कौन सा बिहेव करता है, वो भी आप लोगों को आइडिया लग गया, राइट। अभी यहाँ पर देखो, ये जो बोरॉन होता है ना, सॉरी एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम शोज द मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, सॉरी मोस्ट नहीं बोल सकते हैं, मैनी प्रॉपर्टीज, ओके, मैनी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू बोरॉन shows many राइट। बाकी आपको मेटल तो आइडिया लग गया, दीज आर ऑल मेटल, क्लियर है। बोरॉन क्या होता है बेटा, बोरॉन एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक सॉलिड होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। कैन यू टेल मी बोरॉन के कितने एलोट्रॉप एग्जिस्ट करते हैं, या कौन कौन से एलोट्रॉप हैं जो आप लोगों को आइडिया है। थोड़ा तो पढ़ के आए होगे ना आप। बोरॉन कौन कौन से एलोट्रॉप में एग्जिस्ट करता है, टेल मी बेटा। बोरॉन एग्जिस्ट एज अ अल्फा एंड बीटा एलोट्रॉप्स। अल्फा फॉर्म होता है, एक बीटा फॉर्म होता है, ओके। अगर मैं बात करूं, बीटा फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप इज मोर स्टेबल देन द अल्फा, ओके। बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा, राइट। कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम के बारे में कुछ जानना है क्या। आई थिंक एल्यूमिनियम के बारे में आप लोग ज्यादा जानते होंगे, ओके। नेक्स्ट आता है गैलियम। गैलियम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, किसी को आइडिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में एक या नीट में एक बार पूछा गया है कि गैलियम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करूं यहाँ पर, गैलियम एग्जिस्ट्स Ga2, इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। आपको आइडिया था या नहीं था, बोलो। गैलियम Ga2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉर्मली, ओके। ये आपका जेई में या नीट में एक बार पूछा गया, मुझे आइडिया नहीं कब पूछा गया, ओके। नाउ नेक्स्ट, गैलियम के बाद आपकी जो मेटल्स हैं, इंडियम एंड थैलियम, these three are the very soft metals. These three are the very soft metals. Soft metals तो आप जानते हो, सॉफ्ट मेटल्स जनरली उनको बोलते हैं जस्ट लाइक जिनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, राइट।
सो फिजिकल नेचर आई थिंक आपको कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। नाउ टेल मी, सब डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. डिक्रीज। Decrease. दोनों डिक्रीज होंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। गुड। ओके, डाउन द ग्रुप जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपके डिक्रीज होते हैं, बट कुछ कंडीशंस है यहाँ पर जिसमें मेल्टिंग पॉइंट, जो गैलियम होता है ना, गैलियम का सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, अगर आपको आइडिया हो तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम बोरॉन टू गैलियम की बात करें हम लोग, बोरॉन टू गैलियम तक अगर जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट आपका डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट decreases. Okay, now when we talk about from गैलियम से या इंडियम थैलियम की बात करेंगे, आगे बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो मेल्टिंग पॉइंट आपका राइज करने लगता है। ओके, चलिए इसका रीजन देखते हैं क्यों राइज करता है। बॉइलिंग पॉइंट देखो पहले आप, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बोरॉन आपका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स जियांट एंड कोवलेंट फॉर्म, कोवलेंट और पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका। बोरॉन आपका कोवलेंट और पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर शो करता है, दैट इज वाई इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाईएस्ट melting point due to its giant covalent polymer structure in solid and liquid state, right? नेक्स्ट आपका जो ये गैलियम है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? सबसे मिनिमम होता है मेल्टिंग पॉइंट या इसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस और 303 केल्विन, राइट? बट बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट अराउंड होता है इसका, अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो डिग्री सेल्सियस में 2400 या 03 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? इस बॉइलिंग पॉइंट की वजह से इसका जेई में एक बार क्वेश्चन आया, गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, दैट इज वाई दैट यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री, यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है,
बेसिकली क्यों यूज करते हैं बेटा, एक तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो 30 से लेकर के 2403 तक इतने रेंज में ये क्या होता है बेटा, लिक्विड स्टेट में रहता है। समझ गए मेरी बात? दैट इज वाई ये हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज करते हैं, जहां पर हमको लिक्विड बहुत देर तक चाहिए होता है। किसी भी चीज का जो लिक्विड होगा यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस से आप जब तक 2400 2400 नहीं पहुंचता है, तब तक वो लिक्विड बॉयल नहीं करता है। तो यहाँ से लेकर जो रेंज है ना इसकी, इस रेंज की वजह से इसको हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज करते हैं। ये आप याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पर आपका डिक्रीज तो हो ही रहा है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, इन केस इफ यू आर टॉक अबाउट एक्चुअल वैल्यू की बात करें, जो कि आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक्चुअल वैल्यू बोरॉन है यहाँ पर, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, हेलियम है। यहाँ पर आप मेल्टिंग पॉइंट लिख लो डिग्री सेल्सियस में, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कर लो। नेक्स्ट है इसका 2180, एंड दैट इज अराउंड 3050 के आसपास, 3650 के आसपास होता है। एंड दैट इज 660, दैट इज 30, एंड ये आपका 157 होता है, दिस इज 303। सारी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में नहीं है, तो आपको याद रखना है 2467, 2400 एंड 2080, 145। ये सारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट है, कहीं पर प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस आगे पीछे हो सकता है, आप याद रखना। ओके, उतना एग्जैक्टली वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, कहीं नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो उतना टेंशन नहीं लेने का। राइट, हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट आपको लिखना है एटॉमिक रेडियस। तो वैल्यू लर्न करना है। ना, वैल्यू की जरूरत नहीं है आपको, वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गैलियम की वैल्यू लर्न कर सकते हो। गैलियम का ये 30 डिग्री सेल्सियस पूछ लेता कभी कभी एग्जाम में, ये भी कभी नहीं पूछता। सिर्फ ये गैलियम का याद कर लो कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस होता है। या बेसिकली रूम टेम्परेचर पर जो गैलियम होता है ना, वो लिक्विड स्टेट में होता है। गैलियम आपकी मेटल होता है ना, आपको पता होगा ना, गैलियम आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आइडिया है कि नहीं है? नाउ कौन कौन सी मेटल होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, ये या फिर वी कैन से दैट जिनका मेल्टिंग पॉइंट आपका बहुत लो होता है, बता पाओगे? नॉर्मली सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? सीजियम का, जो आपका एल्कली मेटल्स होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर उनका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है? एल्कली मेटल्स, मैं सोडियम वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सोडियम वाले ग्रुप की, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिग्री Decrease. Decrease। तो बेसिकली सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। हाँ सीजियम के नीचे आपका फ्रेंसियम आता है, तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी गैलियम आपने पढ़ाई है, अभी मैंने बताया गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होता है। और आप लोग जानते होंगे Hg, मरकरी का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। यस और नो? यस ओके, तो दीज तो 4 मेटल्स आपको आइडिया रखना है कि ये जो 4 मेटल्स हैं एट रूम टेम्परेचर या वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। बेसिकली हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ब्रोमीन हाँ ब्रोमीन भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, वो भी लिख सकते हैं। बट हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की नॉन मेटल की? ये सारी मेटल्स हैं, राइट। ब्रोमीन भी आपका लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो हम नॉन मेटल में चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एटॉमिक रेडियस हुआ क्या?
एटॉमिक रेडियस में। एटॉमिक रेडियस। नाउ टेल मी, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? बोलो। increase, इंक्रीज होगा, ओके। increase, तो बेसिकली आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, हेलियम आना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर आपने शील्डिंग इफेक्ट नाम की एक चीज होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। दैट इज वाई यहाँ पर आपका ये स्विच हो जाता है। तो एक्चुअल में जो ऑर्डर हो जाएगा आपका, एक्चुअल में ऑर्डर मैं इसी को लिख देता हूँ बिकॉज आप लोग इसी को लर्न कर लोगे, नहीं तो दो चीजें लिखना नहीं चाहिए नोट्स में। तो आपका बोरॉन हो गया, गैलियम इधर आता है, एंड एल्यूमिनियम इधर आता है। फिर एल्यूमिनियम के बाद आपका आता है इंडियम, थैलियम। ये क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन देख लो आप लोग। जो गैलियम होता है, अगर गैलियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो 3d10 आएगा, एंड 4s2 आएगा, एंड 4p1 आएगा, राइट। ये आएगा बिकॉज तभी तो ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, 4p1 में नहीं आएगा तो कैसे आप p ब्लॉक का एलिमेंट बोल सकते हैं, ओके। तो 4p1 हो गया। सिमिलरली आप एल्यूमिनियम का देखोगे तो एल्यूमिनियम भी यहाँ पर आएगा, 3s2 एंड 3p1 आएगा। नाउ यहाँ पर अगर बात करो, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके ये 3D सेल आ गए ना बीच में, इसी 3D सेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। अभी शील्डिंग इफेक्ट आई थिंक आप लोग जानते होंगे, बताता हूँ मैं, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। जस्ट वेट हर्षदा, देखो, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट caused by 10d electrons, right? चलेगा ना? ये समझ जाओगे क्या लिखा? टेल मी बेटा, इसका मीनिंग समझोगे ना? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस डी इलेक्ट्रॉन्स की। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट caused by the 10d electrons, जो एटॉमिक रेडियस होगा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम slightly less than the तो गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस होगा एल्यूमिनियम से बहुत ही थोड़ी छोटी होगी। सो किसी किसी बुक में लिखा रहता है कि एटॉमिक रेडियस गैलियम और एल्यूमिनियम की जो साइज होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, समझ गए। बट एक्चुअल एक्चुअल में 3D इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस गैलियम की साइज आपकी थोड़ी सी छोटी हो जाती है फॉर द एल्यूमिनियम की रिस्पेक्ट में। समझ गए लोग क्यों? गैलियम की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है, क्यों हो जाती है छोटी? कोई बताएगा बेटा? अच्छा, जो शील्डिंग इफेक्ट है, इस 10 इलेक्ट्रॉन्स ने ऐसा क्या किया होगा कि साइज छोटी हो गई उसकी? Z star increases. यस, जेड स्क्वायर इंक्रीज कर देगा। जेड क्या है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर देगा, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर देगा तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा। इस पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो जेड स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा ना, जेड स्टार इंक्रीज हो जाएगा। जेड स्टार इंक्रीज होने की वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो इसकी रेडियस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये आई थिंक आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, नहीं होगा तो आप लोग पढ़ लेना कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। आपने पीरियडिक टेबल जो आपका चैप्टर होगा उसमें आप सर ने लिखाया होगा, अगर नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर लिखा दूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका आयनिक रेडियस, सॉरी आयनिक रेडियस तो इसी में हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी। टेल मी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम किस तरीके से चेंज करता है। देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट मामला है, यहाँ पर याद कर लेना, बिकॉज आयनाइजेशन रेडियस का कोई ऑर्डर नहीं है इसका, एकदम ऑस्किलेटिंग ऑर्डर होता है, लाइक कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज। तो बेसिकली इसको आपको याद ही करना है, कोई ट्रेंड्स नहीं यहाँ पर। बस एक, अगर बोरोन का हमने इंक्रीज किया तो फिर आपको साइन चेंज करते जाना है। एल्यूमिनियम के लिए हमने लेस देन लगाया, फिर गैलियम के लिए हमने फिर यहाँ पर लगाया, फिर इंडियम के लिए यहाँ पर लेस देन लगाया। एकदम देखो यहाँ पर आपको समझ में आया, पहले ग्रेटर देन फिर लेस देन फिर ग्रेटर देन फिर लेस देन, क्या बोलेंगे इसको, ऑस्किलेटिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। राइट, क्यों होता है अभी आपको आइडिया लग जाएगा, जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा क्यों होता है। ओके, अगर बात करें हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी टू एंड आयनाइजेशन एनर्जी थ्री, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा। कोई बताएगा। इसका भी सेम ऑर्डर आएगा। ओके, ये भी आपको याद रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी आपका सेम ऑर्डर होगा किसके लिए, दोनों के लिए। IE1 के लिए भी वही ऑर्डर, IE2 के लिए भी वही ऑर्डर, IE3 के लिए भी वही ऑर्डर। राइट, ओके, चलिए अभी आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। नाउ टेल मी, इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। +3 and +5। +3 एंड +5। ओके, एनीवन एल्स। +3 and +1। +3 एंड +1, ओके। हर्षदा 5 कैसे आया। चलिए पहले, अगर 5 आपने सोचा है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और Np1 होता है ना। नहीं, सब वही आएगा। हाँ अभी बनाया, दैट कैन शो +3 एंड +1, ये शो कर सकता है। नाउ वन बाई वन देखेंगे हम लोग। बोरॉन, बोरॉन +3 कब शो करेगा, जब आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, तब आपका +3 शो करेगा। राइट, अगर मैं लिखूं बोरॉन +3, एल्यूमिनियम +3,
कैलियम प्लस थ्री, या बेसिकली, हाँ चलो मैं लिख देता हूँ, कैलियम हो गया, इंडियम प्लस थ्री, हेलियम प्लस थ्री, एंड बोरॉन प्लस वन, एल्यूमिनियम प्लस वन, गैलियम प्लस वन, इंडियम प्लस वन, हेलियम प्लस। नाउ टेल मी, इसमें स्टेबिलिटी का ऑक्सीडेशन नंबर में जो आपका कंपाउंड बनाना है यहाँ पर, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ और इसमें भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। बेसिकली आपको क्या फाइंड करना है, दोनों ट्रेंड्स में, दोनों आपका लाइंस में, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है फॉर बोरॉन एंड रिस्पेक्टिव ऑल द एलिमेंट्स। ओके, ना अभी आपको बताना है कौन सा एलिमेंट, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है। टेल मी। देखो बेटा ध्यान से सुनो, these all elements have the three outermost electron, outer electrons आपके थ्री होते हैं ना। then apart from, अगर मैं बात करूं जो आपका Tl है, apart from Tl they normally used to form, नॉर्मली क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। Tl को छोड़ करके, सिर्फ Tl की बात कर रहा हूं मैं, Tl को छोड़ करके नॉर्मली ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ गए। अगर बात करूं बोरॉन की, तो बोरॉन कंसीडरेबली हैज द वेरी स्मॉल साइज, बोरॉन की सबसे स्मॉल साइज होती है। एंड अदर एलिमेंट हैज द हायर साइज विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, सॉरी, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी हायर होगी विद रिस्पेक्ट टू द अदर एलिमेंट, बिकॉज इसकी साइज छोटी होती है। जितना साइज छोटा होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए हमको उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ओके ना, अगर मैं बात करूं कि जो एल्यूमिनियम है, गैलियम है, या इंडियम है, या थैलियम है, कोई सा भी एलिमेंट ले लो, इवन बोरॉन भी ले लो, तो जो आपका सच एज, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको आइडिया होना चाहिए कि मैनी कंपाउंड्स लाइक AlCl3, GaCl3, ये कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं या आयनिक होते हैं। These compounds are covalent when anhydrous state में, अगर यही कंपाउंड्स आपके किस में होते हैं बेटा, सोल्यूशन स्टेट में होते हैं, तो ये आपके आयनिक स्टेट में होंगे। मींस वहां पर एल्यूमिनियम प्लस थ्री में एग्जिस्ट करता है। जब तक ये एनहाइड्रस स्टेट में है, इसका मतलब ये आपका एल्यूमिनियम थ्री बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन से। समझ गए, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड तब शो करता है जब आपका एनहाइड्रस स्टेट में होता है, आयनिक बॉन्ड तब शो करेगा जब आपका सॉल्यूशन स्टेट में होता है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। ओके, एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको आइडिया होगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल होने लगती है। राइट, डिड यू नो दैट, ये जानते हो आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए, कहाँ पढ़ा था ये। Periodic table. ओके, Periodic. सो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब अगर मैं इस, मैं ट्रेंड से बात करूं तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, अगर ऊपर वाले में बात करेंगे हम लोग, तो इसमें आपका ये सबसे कम स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये किस वजह से आया, ड्यू टू द Inert pair. inert pair effect. Okay, now boron shows plus थ्री इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड, बोरॉन आपका प्लस थ्री हमेशा शो करता है सारे कंपाउंड में, बिकॉज बोरॉन ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। ओके, तो बोरॉन shows प्लस थ्री इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड।
ओके, अगर बात करें हम लोग फॉर एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, +3 is more stable than +1, राइट? समझ गए ना? +3 आपका ज्यादा स्टेबल है। सो वी कैन से दैट अगर +3 स्टेबल है, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम की बात कर रहे हैं, अगर ये +3 में ज्यादा स्टेबल है देन द +1, सो वी कैन से दैट ना, हम लोग ये बोल सकते हैं ना, हेंस गैलियम +1 आपका किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? गैलियम +3 में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? या तो ये आपका डायरेक्टली गैलियम में जा सकता है, राइट? अरे समझे मेरी बात हो कि नहीं? चलो गैलियम छोड़ो, एल्यूमिनियम की बात कर लो। एल्यूमिनियम आपका +1 है, तो ये आपका एल्यूमिनियम +3 में चेंज होगा, या तो एल्यूमिनियम में चेंज होगा। तो वी कैन से दैट, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर गैलियम +1 हो सकता है और आपका इंडियम +1 हो सकता है। दैट शोज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, स्पेलिंग देख लेना, बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, तो गलत तो नहीं हो गया? डिस्प्रोपोर्शनेशन, हाँ नहीं हुआ। एक क्वेश्चन सॉल्यूशन, राइट? यहाँ तक आपको आइडिया होना चाहिए। कैसे शो करता है, चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। दोनों गैलियम का और इंडियम का, दोनों का एग्जांपल देखो यहाँ पर। अगर आपका गैलियम है, लेट्स से गैलियम +1 कब बनाएगा? किसी हेलियम के साथ रिएक्शन करके, GaX। यहाँ पर गैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1, राइट एवरीवन? नाउ जब इसका रिएक्शन होगा, तो ये चेंज होगा नॉर्मली गैलियम 0 में एंड आपका GaX3 में। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये आपका +1 किस में चेंज हो रहा है? टेल मी। एक आपका 0 में चेंज हो रहा है, सेकंड आपका +3 में चेंज हो रहा है। तो वी कैन से दैट कि यहाँ पर ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बोल सकते हो कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. गुड। सेम एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते, क्या बोले बेटा? सेम एग्जाम्पल इसका भी लिख सकते हो, यहाँ पर +1 है, 0 है, +3। ओके, नाउ फिर से मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ, जो ये मैंने पॉइंट लिखा था फॉर एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम के लिए आपका +3 मोर स्टेबल था देन द +1। बट अगर बात करें हेलियम की, तो फिर से आपका पॉइंट आता है यहाँ पर, पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट, इन थैलियम के केस में। ओके, थैलियम के केस में +1 इज मोर स्टेबल देन +3, राइट? समझे पॉइंट कि नहीं समझे? थैलियम के केस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द +3। ओके, सो वी कैन से दैट जो आपके थैलियम के कंपाउंड है यहाँ पर, हेलियम, इसका मतलब है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, हेलियम फर्स्ट कंपाउंड, compounds resemble
एल्कली मेटल, कंपाउंड्स, बेसिकली ये पॉइंट आपको समझ में आया। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी स्टेबल होती है बेटा? एल्कली मेटल्स की ना। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए स्टेबल होती है या किसकी होती है? नॉर्मली एल्कली मेटल्स की होती है ना। ओके, तो थैलियम की जो कंपाउंड्स होंगे वो आपके एल्कली मेटल्स के जो कंपाउंड है उससे आपकी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, थैलियम का कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग। थैलियम का कंपाउंड एक TlOH, TlOH, और बात करेंगे हम लोग NaOH की। तो ये दोनों कंपाउंड आपके स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन होंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है TlOH is strongly alkaline, like NaOH, right? एंड सिमिलर लाइक दैट, जैसे आपके ये कंपाउंड एलम फॉर्म करते हैं, लाइक आपने देखा होगा ना कि जैसे आपके सोडियम के कंपाउंड आपके Na2SO4 फॉर्म करते हैं, सेम टाइप के ये कंपाउंड भी फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड आएगा इस तरीके से। पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है Tl2SO4। Tl को ट्रीटेड लाइक Na, Tl को आप Na की तरह ट्रीट करो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। Tl2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ओके, ये क्या है बेटा? डबल सॉल्ट है ना। नेक्स्ट वी कैन से दैट Tl+3 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज क्यों? Tl+3 आपका खुद कन्वर्ट होना चाहेगा किसमें? Tl+1 में। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होता है उसका यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? समझ में आया नाउ? तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल है आपका TlCl3 है, ये कन्वर्ट होगा Tl+1 में प्लस Cl नेगेटिव में। ओके, 3Cl नेगेटिव, राइट? क्लियर है ना? यस। ओके, तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ और पॉइंट है वो मैं यहाँ पर लिखाता हूँ, नोट डाउन करो। अगर मैं बात करें हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? B+3 क्या फॉर्म होगा या नहीं होगा? बोरॉन का आयनिक कंपाउंड कोई सा भी नोन नहीं अभी तक। बोरॉन आयनिक कंपाउंड फॉर्म ही नहीं करता। ओके, तो वी कैन से दैट यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट नोन। बोरॉन का आयनिक कंपाउंड अभी तक हमको आइडिया नहीं है। ओके, क्या करता है? ओनली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, राइट?
नाउ अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी, अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर देख लो बेटा, जो ये इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट है ना, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट नॉट ओनली यहीं तक नहीं रहता है कि यहीं तक सीमित हो। बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बोला सिर्फ बोरॉन फैमिली में ही लगता है और कहीं नहीं लगता। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका सारे पी ब्लॉक में शो करता है, सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट पे। तो बेसिकली चाहे वो बोरॉन फैमिली हो, चाहे वो कार्बन फैमिली हो, चाहे वो ऑक्सीजन फैमिली हो, चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो, या फिर वो हेलोजन फैमिली हो, ओके, सब में आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने वाला है। ओके, जब आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एज यूजुअल स्टेबल होने वाली है। तो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चेंज हो सकती है या वेरिएबल हो सकती है। तो वी कैन से दैट, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। राइट, समझ में आया? पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्लियर है ना? नाउ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको याद रखना है यहाँ पर, गैलियम appear to show plus true oxidation state in GaCl2। अगर आपके सामने ये कंपाउंड लिखा हो GaCl2, तो आपसे पूछा कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप कितना बताओगे? टेल मी। +2। +2, +2 दिख रहा है आपका, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। गैलियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखा क्या आपने? कभी आपके सामने इस तरीके से कंपाउंड आए तो उसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखना है, बिकॉज इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। यस पार्थ, एनी डाउट? यहाँ नहीं पर सर। however the compound सॉरी, स्ट्रक्चर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप देखो किस तरीके से होता है। गैलियम ब्रैकेट ACl4 ब्रैकेट क्लोज। आपको यहाँ से GaCl2 दिख रहा है क्या इसमें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो बोलो। अगर मैं इस कंपाउंड को मैं Ga2Cl4 लिख दूं, तो यही तो आपका GaCl2 है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, तो दैट मीन्स इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मैंने ग्रीन कलर से कंपाउंड लिखा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना आ रहा? ऑक्सीडेशन स्टेट which contain Ga+1 and Ga+3। अभी आप +1 और +3 का अगर एवरेज निकालोगे तो एवरेज आपका +2 आ रहा है, जो कि यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रहा था। राइट, समझ में आया? ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है बेटा। क्लियर है? समझ में आया ना? मतलब फ्यू कंपाउंड याद रहेगा ना, गैलियम क्लोराइड जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है GaCl4, इसको अगर इस फॉर्म में भी लिखा होगा ना आपका, इस फॉर्म में भी आपका एग्जाम्पल लिखा होगा ना ये वाला, तब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3 लिखना है। अगर इसमें लिखा होगा तो आप निकाल ही लोगे। समझ गए ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? ओके, नाउ अगर मैं बात करूं, अच्छा
पीरियड 6 और 7 और पीरियड 4 और 5 में बात करेंगे तो पीरियड 6 और 7 में आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है इन कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली डाउन द ग्रुप जाने की बात कर रहा हूँ मैं। नीचे जाने पर आपके सबसे ज्यादा जो 7 से 6 पीरियड होंगे वहां पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है ना इन कंपेयर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। आइडिया है कि नहीं? अभी तो जस्ट बताया इससे पहले। तो ये आपको थोड़ा सा हिंट था कि डाउन द ग्रुप जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अगर आपके लाइक 4-5 पीरियड होते हैं तो वहां पर आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। अगर पीरियड 6 और 7 हुआ या उससे नीचे भी हुआ तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो लोअर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। ओके, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नाउ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है पहले बताओ मुझे, इससे क्या डिसाइड करते हैं आप लोग? E naught. reducing nature. ई नॉट, वेरी गुड बेटा। ई नॉट अगर जानते हो तो अच्छी बात है, बिना बताए जानते हैं आप लोग। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से आप रिड्यूसिंग नेचर डिसाइड करते हैं। ओके, दैट इज ई नॉट। ई नॉट ही एक्चुअली में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। बट यहाँ पर देखो, बोरॉन हैज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लोएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, व्हाट इज द मीनिंग दैट? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? चलो, अदर एलिमेंट others have quite high EOX naught due to high hydrogen energy of M+3 compound। आई थिंक हाइड्रेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आप लोग रिलेशन समझ पाओगे जब आप वो चीज याद करोगे जब मैंने एस ब्लॉक में आपको एक्सप्लेन किया था हाइड्रेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या क्या चीजें किस तरीके से चेंज होता है। याद है कि नहीं? हाइड्रेशन एनर्जी कितना चेंज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कितना चेंज होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो चीज याद है आप लोगों को या नहीं है? एटलीस्ट इतना याद है, मैंने बताया था आप लोगों को। इतना याद है कि नहीं, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। लिथियम था, सोडियम था, और आपका लिथियम सोडियम, हाँ, पोटेशियम था, रुबिडियम था। इस सब के बारे में एक्सप्लेन किया था ना मैंने। डिड यू रिमेम्बर एनीवन? कोई तो बताओ यार। जब लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3.05 था, सोडियम का 2.7771 था, फिर आपका डाउन द ग्रुप जाने पर 2.99 स्टेबल हो जाता था। याद है या नहीं? Yes, sir. एक बार वहां पर जाके आप फिर से रीड करना इस चीज को कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस तरीके से रिलेटेड है विद द हाइड्रेशन एनर्जी, तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस तरीके से रिलेटेड है हाइड्रेशन एनर्जी से। ओके, है कुछ नहीं है, आप याद कर लोगे तो अच्छी बात है, बट मैं सोचता हूँ कि याद नहीं करोगे, आपको दिमाग में पूरा क्लियरिटी होना चाहिए। ओके, तो क्या है, अदर एलिमेंट हैव द क्वाइट हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बिकॉज उनकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो गया उनका। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस सीरीज, दैट इज
all is the, sorry, all नहीं, aluminum is strongest, a strong reducing agent and even better than कार्बन, कार्बन से भी अच्छा है। क्यों? ड्यू टू इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। ड्यू टू इट्स लो आयनाइजेशन एनर्जी देन कार्बन। तो एल्यूमिनियम आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है इन कंपेयर टू कार्बन, बिकॉज इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से कम होती है। क्लियर है? इसमें इतना ही पॉइंट है, बाकी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, क्लियर है ना? नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन की प्रिपरेशन, चलो प्रिपरेशन हम लोग बाद में देख लेंगे। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी हो चुका है आपका, हैलाइड पर मूव करते डायरेक्टली। हैलाइड, हैलाइड नाउ, ये किस टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं? टेल मी। किस टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं? BH3 टाइप के हैलाइड फॉर्म करते हैं ना? AlX3, GAX3, INX3। ओके, नाउ टेल मी, ये जो हैलाइड है ना, बोरॉन वाला हैलाइड, ये किस टाइप का होगा? कोवेलेंट या आयनिक? कोवेलेंट। कोवेलेंट होगा। वेरी गुड, ओके। नाउ बाकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपके हाइड्राइड है, सॉरी ये हैलाइड है, ये किस टाइप के होंगे? टेल मी। किस टाइप के होंगे बोलो? बोथ कोवेलेंट कोवेलेंट एंड आयनिक। कोवेलेंट कब होंगे और आयनिक कब होंगे? Covalent anhydrous. जब आपका एनहाइड्रस स्टेट में होगा तब आपके ये कोवेलेंट होंगे, और जब ये एक्वस स्टेट में होंगे तब ये क्या होंगे बेटा? आयनिक। आयनिक होंगे। ओके, ऊपर लिखा है मैंने ये। ओके, ये क्यों होता है यहाँ पर रीजन लिख लेना। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ M+3, इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होता है, दैट इज वाई आपका आयनिक कंपाउंड शो करते हैं। राइट, कोवेलेंट के लिए कोई जरूरत नहीं आपको रीजन देने की। क्लियर है ना? नाउ अगर मैं पूछूं आपसे, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है सबका? अगर BH3 है, एल्यूमिनियम X3 है, GaX3 है, क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस और नो? No. तो ये लुईस एसिड होंगे, लुईस एसिड होंगे ना ऑल ऑफ दीज। नाउ अभी आपको बताना है इनमें से लुईस एसिड का जो स्ट्रेंथ है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। कैसे? जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है, चलो मान लिया।
कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पर लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती है। चलिए, तो क्यों होती है बोलो। बोलो बोलो। आउटर शेल के वजह लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ decreases lowest acidic strength स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। सॉरी। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती एज द साइज इंक्रीज, जैसे साइज इंक्रीज होता है एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज होती जाती है। नाउ ये तो हो गया सारे एलिमेंट केस में। अगर मैं बात करूं सिर्फ बोरॉन के केस में, बोरॉन के केस में बात करेंगे, लाइक BF3 है, BCl3 है, BBr3 है एंड BI3 है। इसमें बताओ लुईस एसिडिक कैरेक्टर या लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अच्छा, बैक बॉन्डिंग नाम का एक कंसेप्ट सुना है कभी? यस तो क्या इसमें बैक बॉन्डिंग होगी? BF3 में होगा। BF3 में होगी। कौन कौन से ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग होगी? बैक बॉन्डिंग ऐसा तो होता नहीं कि कहीं भी कैसे कर दो। तो बैक बॉन्डिंग किस में होगी? इसके 2p ऑर्बिटल से इसके 2p में होगी। यस और नो? बोलो बोलो। बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। गुड। इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, इसमें भी आपका 2p 3p होगा बैक बॉन्डिंग। इसमें आपका 2p नीचे जाएंगे वैसे वीक होते जाएगी बैकबोन। यस वेरी गुड 2p 5p। डाउन द ग्रुप जाने पर बैक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी। जब बैक बॉन्डिंग वीक होगी इसका मतलब ये बैक बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है पहले आप समझ लो। ये आपका बी है, यहाँ पर आपका एफ है, यहाँ पर आपका एफ है और यहाँ पर भी आपका एफ है। इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बट इस एफ के पास सबके पास 3 लोन पेयर्स एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो क्या करता है बैक बॉन्डिंग की वजह से कोई भी एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देता है, इसको बोलेंगे हम लोग बैक बॉन्डिंग। राइट, यही होता है ना बैक बॉन्डिंग? बोलो ना। हाँ तो इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसका मतलब इसका साइज भी छोटा है, बोरॉन का साइज छोटा है और इस एफ का भी साइज छोटा है, तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग आपकी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग होगी। ओके नाउ
थिंक अबाउट, जब आपका यहाँ पर F की जगह पर आपका क्लोरीन होगा तो ये बॉन्ड आपका थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बट यहाँ पर बैक बॉन्डिंग तो होगी, बट उतना नहीं होगी जितना आपका फ्लोरीन के केस में होता। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग इन कंपेयर टू फ्लोरीन, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कम हो रही है। इसका मतलब इसके जो बोरोन का जो ऑक्टेट था वो उतना फिल नहीं हो पा रहा जितना आपका फ्लोरीन के केस में फिल हो रहा था। समझे? जैसे मैंने बोला कि मेरा एक बगल वाले घर का इंसान है, वो मेरी ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाएगा, या मेरे से दूर रहने वाला कोई और है वो मेरी ज्यादा अच्छे से हेल्प करेगा। तो बगल वाला मींस ये 2p और 2p, यहाँ पर फ्लोरोन और ब्रोमीन ये जल्दी से अच्छे से हेल्प करेंगे, मींस इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से प्रोवाइड कर देंगे इन कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन उतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। फिर ब्रोमीन तो और भी लेट लगाएगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। आयोडीन तो ये सोचो कि बहुत ही वीक बैक बॉन्डिंग होगी। तो इसका मतलब जो आपका बोरॉन है, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रही ना आयोडीन वाले केस में, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रही कि नहीं रही? अरे हाँ या ना, कुछ बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी रहा कि नहीं रहा? ये नहीं समझे आप लोग? देखो, ऐसे समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपके पास बोरॉन है, यहाँ पर 3f लगे हुए हैं, एक आपका ये है f। चलिए इस तरीके से बनाते हैं, f f f। इन सब के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। अभी इसके पास जो ऑर्बिटल है वो बेटा खाली है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बोरॉन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा? किसी भी फ्लोरीन से ले सकता है, बिकॉज तीनों फ्लोरीन इक्वल है, राइट। तो लेट्स से हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस वाले फ्लोरीन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से मिल रहे हैं, बिकॉज ये फ्लोरीन थोड़ा सा दयावान इंसान है, ये फ्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन दे दिए। ओके, नाउ थिंक अबाउट यही सेम केस आपका बोरॉन इधर है। चलिए, बोरॉन है, अभी सोचो, इलेक्ट्रॉन्स ये जो लोन पेयर है ये बेटा सबके पास है, ओके। तो फ्लोरीन ने दे दिया, अभी ये बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, ये वाली बॉन्ड लेंथ? बिकॉज क्लोरीन का साइज बड़ा है ना, ब्रोमीन का और बड़ा साइज है तो ये और लेंथ इंक्रीज आएगी, आयोडीन का और बड़ा तो ये लेंथ और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो सोचो, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर आसानी से आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? नो सर। नहीं आ पाएंगे ना। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रही ना। हाँ। यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आयोडीन के केस में इलेक्ट्रॉन आयोडीन देना चाहता है, बट जो आपका बोरॉन है वो नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? बिकॉज बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी बेटा?
बहुत वीक बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। वीक बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका जो जो आपका ये ऑर्बिटल है ये एम्प्टी रहेगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, तो Bi3 ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो यहाँ पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? क्लियर है ना? यस। ये जेई में आई थिंक 3 to 4 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन। मतलब इसी में कुछ ना कुछ चेंजेस करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता है। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन हैलाइड। समझ में आया बेटा? क्लियर है ना? जो आपके बोरॉन हैलाइड है, लाइक BCl3, चाहे आपका BBr3 हो या फिर आपका Bi3 हो, ये तीनों आपस में रिएक्शन, आपस में नहीं मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके, सेपरेट सेपरेट बोल रहा हूं मैं, अलग अलग, इसका रिएक्शन इसके साथ, फिर आपका इसका रिएक्शन इसके साथ, फिर आपका इसका रिएक्शन इसके साथ, तो अलग अलग वाटर के साथ रिएक्शन करके H3BO3 बनाएगा, प्लस इसके केस में आपका 3HCl बनेगा, इसके केस में आपका 3HBr बनेगा, इसके केस में आपका 3HI बनेगा। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप याद किए रहना। मतलब किसी भी केस में पूछ सकता है, चाहे BBr3 हो या Bi3 हो। ओके, वाटर के साथ रिएक्शन करके बेसिकली इसके लिए रिएक्शन पूछता है। ये आपका बोरिक एसिड लिखा हुआ है। समझ में आया? क्लियर है ऑल ऑफ यू? शिव प्रसाद क्लियर? यस। नाउ अभी जो यहाँ पर लिखा ना, इसके लिए बैक बॉन्डिंग के केस में तो यहाँ पर रीजन लिख लो, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3 does not undergoes hydrolysis with water, rather form an addition product। ये भी रिएक्शन आपको याद करना है। BF3 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, कंपेयर करो इसके साथ, ये तीनों रिएक्शन लिखी ना बेटा, इन तीनों रिएक्शन का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो आपका ये H3BO3 बनता है। बट यहाँ पर BF3 का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है वो कंपाउंड लिखो। आपका कंपाउंड आपका बनता है H पॉजिटिव BF3OH निगेटिव, फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं इसका, दैट गोज टू H3O पॉजिटिव एंड BF3OH निगेटिव। ये बनेगा आपका। क्लियर है? नाउ इसमें एक लाइन और लिखो तो आपको और क्लियरिटी आएगी। BF3 ड्यू टू ग्रेट रेजिस्टेंस
to hydrolysis used as Lewis acid catalyst. Lewis acid catalyst in very important reaction FRIEDAL Friedel Craft रिएक्शन। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, वहां पर सर बताएंगे BF3 क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टीज की वजह से यहाँ पर ये आपका कैटलिस्ट का काम करता है। ओके, आप BF3 की जगह पर आप BCl3 BBr3 BI3 नहीं रख सकते, बिकॉज BF3 आपका ये प्रॉपर्टी शो करता है। दैट इज वाई इस रिएक्शन में आपका BF3 यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। समझ में आया बेटा? क्लियर है? इज ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, सो अभी आपका BF3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका अदर हैलाइड्स आपके आ जाते हैं। लाइक अदर हैलाइड्स होगा आपका एल्यूमिनियम का हैलाइड्स, गैलियम का हैलाइड, इंडियम और थैलियम के हैलाइड्स। ओके, बेसिकली हम लोग सिर्फ एल्यूमिनियम के हैलाइड देखेंगे, बिकॉज एल्यूमिनियम के हैलाइड एग्जिस्ट एज अ डाइमर फॉर्म और मोनोमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डाइमर फॉर्म में और पॉलीमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लाइक AlCl3 भी आपने पढ़ा होगा, Al2Cl6 भी आपने पढ़ा होगा, एंड AlCl3 का होल N भी आपने पढ़ा होगा। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा AlCl3 भी देखा होगा, Al2Cl6 भी देखा होगा, एंड AlCl3 होल N ये भी देखा होगा। नहीं देखा तो ये तो देखा ही होगा, बिकॉज ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन तीनों की हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। क्लियर है ऑल ऑफ यू? समझ में आया? इसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज होती है, लाइक आपका मोनोमर फॉर्म में क्या होगा, डाइमर फॉर्म में क्या होगा, और व्हाट विल हैपन जब आपका Cl की जगह I और Br लगा देते हैं हम लोग, तब क्या चेंज होता है वो भी हम लोग देखेंगे। कि आपका ब्रोमीन लगा दिया तो क्या चेंजेस होंगे इसके प्रॉपर्टीज में। लाइक जो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज मींस मैं बोल रहा हूँ डाइमराइजेशन प्रॉपर्टीज, लाइक ब्रोमीन के साथ सेम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करता है जैसे क्लोरीन के साथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो भी देखेंगे हम लोग। एंड लुईस एसिड क्या होगा, लुईस बेस क्या होगा, कौन सा लुईस एसिड है, वो भी हम लोग देखेंगे। लाइक आपने पढ़ा होगा ना 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स या 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक बनाना बॉन्ड पढ़ा होगा, ब्रिज बॉन्ड पढ़ा होगा, तो वो भी हम इसी में देखेंगे। जो आपका Al2Cl6 होता है ना, ये आप यहाँ पर आपका ब्रिज बॉन्ड बनेगा, तो वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग देखेंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग जाएंगे हाइड्राइड में। लाइक हाइड्राइड में सारे एलिमेंट के हाइड्राइड देखेंगे। हाइड्राइड के बाद हम लोग नेक्स्ट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कुछ एल्कली एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। ओके, क्लियर है? तो अभी तक इतना ही कंप्लीट करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहाँ तक आप लोग एक बार देख के आओ, रीड करके आओ। नेक्स्ट क्लास से पहले अगर किसी को कुछ डाउट हो तो इसको क्लियर कर लेना मेरे से। ओके, पहले से पूछ लेना, क्लास से पहले डिस्कस कर लेना, तो अच्छा रहेगा, आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगा। अदरवाइज हो सकता है आपको क्लास में समझ में ना आए नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थोड़ा सा पढ़ के आया करो आप लोग भी। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। अभी थोड़ा सा मेरा वोकल कॉर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, इसलिए मैं स्पीड में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोग। ओके, सो चलिए, बाय बाय एवरीवन। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट, किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट हो, किसी भी पेज में कुछ डाउट हो, मैसेज करो स्क्रीनशॉट के साथ। ओके, वी विल डिस्कस लेटर। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन। बाय बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय बाय।